नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो ये वीडियो पार्ट 3 है पूर्ति के सिद्धांत का। पूर्ति की लोच इसमें कवर करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उन्हें जब आप देखेंगे तो ही आप ये वाली वीडियो समझ पाएंगे। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। उसमें मैंने कवर किए हैं कॉन्सेप्ट उसका, लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं और उसके डिटर्मिनेशंस क्या हैं। ये 4 पॉइंट मैंने उसमें कवर किए हैं। आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी क्या होती है? डिमांड वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप इससे लगभग परिचित होंगे, इलास्टिसिटी से, लोच से। तो इलास्टिसिटी बना है इलास्टिक से। इलास्टिक हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसे रबड़ की तरह खींचते हैं तो लंबी होती जाती हैं, उसी से बना है लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या? ES। तो ES क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई वाले वीडियो में या सप्लाई वाले चैप्टर में हमने समझा कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब क्या? कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और कितनी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका जो अध्ययन कराएगा, इसका जो इन सभी चीज़ों को जो बताएगा, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि प्राइस चेंज होने पर सप्लाई की कितनी क्वांटिटी या फिर कितने परसेंटेज चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं पूर्ति की लोच। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिग्री बताता है उसकी कि कितना परसेंटेज चेंज उसमें होगा। हिंदी अगर देखें, पूर्ति की लोच मापती है कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन तो होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी ये बताएगा कौन? हमें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसको मेजर करने के 2 मेथड हैं। 2 मेथड हैं, कौन कौन से? प्रोपोर्शनेट परसेंट या फिर परसेंटेज कहते हैं इसको, हिंदी में अनुपातिक। अनुपातिक मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ज्यामितिक विधि। तो 2 विधियां हैं इसको मापने की, एक प्रोपोर्शनेट और एक ज्योमेट्रिक। तो हम सबसे पहले प्रोपोर्शनेट देखते हैं। प्रोपोर्शनेट पर या फिर परसेंटेज फार्मूला लगाने का एक फार्मूला है, वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ओब्लिक या फिर अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना परसेंटेज चेंज सप्लाई में हुआ है और जितना परसेंटेज प्राइस में हुआ है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है? नहीं है सिंपल। इससे कैसे निकलेगा? अब ये परसेंटेज चेंज जो है सप्लाई का, ये कैसे मिलेगा हमको? क्वेश्चन में या तो दिया हुआ रहेगा या फिर नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से हमको निकालना है? ये है एक सबसे पहला वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखते हैं हम। अब इस बाइफरकेशन के लिए मैंने 3-4 शॉर्ट फॉर्म्स बना लिए हैं, यहाँ पर साइंस बना लिए हैं। तो परसेंटेज का साइन, परसेंटेज चेंज। चेंज का मतलब है कि प्राइस, मान लेते हैं प्राइस या फिर सप्लाई पहले 2 थी, शुरुआत में 2 थी, अब वो चेंज होकर बढ़कर 4 हो गई, या पहले 4 थी अब चेंज होकर 2 हो गई। तो ये जो चेंज है 2 का, इसको हम लिखते हैं क्या? डेल्टा। इसका साइन है डेल्टा। तो सप्लाई के लिए हम लिखते हैं Q, प्राइस के लिए हम लिखेंगे P, और न्यू सप्लाई का क्या मतलब है कि सप्लाई पहले 100 क्वांटिटी की होती थी और अब बढ़कर 200 क्वांटिटी की हो गई। तो जो 200 है वो है न्यू सप्लाई। ऐसे ही सेम न्यू प्राइस, पहले 5 रुपये प्राइस था, अब उसका प्राइस बढ़कर 10 रुपये हो गया। तो जो बढ़कर आया है चेंज होके वो है न्यू प्राइस। तो न्यू सप्लाई को हम लिखते हैं Q1 और न्यू प्राइस को हम लिखते हैं P1।
ऐसे ही सेम पुराने प्राइस को हम लिखेंगे P और पुरानी सप्लाई को हम लिखेंगे Q। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है डेल्टा Q, तो यानी कि क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है उसे कहते हैं डेल्टा Q। कैसे? अभी एक एग्जाम्पल करेंगे ये वाला, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना चेंज होता है क्वांटिटी में उसको लिखते हैं डेल्टा Q, और जितना चेंज होगा प्राइस में उसको हम लिखते हैं डेल्टा P। डेल्टा ऐसे त्रिकोण बना के, Q क्या है? चेंज इन सप्लाई, और ऐसे ही चेंज इन प्राइस डेल्टा P। तो अब मैं इस फॉर्मूला को अगर इस साइंस के आधार पर मैं लिख लूं तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई के लिए Q, चेंज के लिए डेल्टा, और परसेंटेज के लिए परसेंटेज। ऐसे ही सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा P परसेंटेज। ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। अब ये डेल्टा Q परसेंटेज और डेल्टा P परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए और थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है ये, क्या? Q1 यानी कि नई सप्लाई माइनस में Q यानी कि पुरानी या फिर प्रारंभिक सप्लाई, बट्टे में Q यानी कि प्रारंभिक सप्लाई या फिर पुरानी वाली सप्लाई, इनटू में 100। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा Q परसेंटेज। ऐसे ही सेम डेल्टा P परसेंटेज, P1 यानी कि नई वाली कीमत माइनस पुरानी वाली कीमत अपॉन में पुरानी वाली कीमत इनटू में 100, तो ये आ जाएगा क्या? डेल्टा P परसेंटेज। इसको बाइफरकेट करके यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लूँ, 100 से 100 काट देता हूँ। ठीक है, और P1 P को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। ठीक है, और Q1 Q को लिख सकते हैं हम डेल्टा Q। ठीक है, क्योंकि नई वाली कीमत या फिर सप्लाई में से पुरानी वाली को हम अगर घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q। और ऐसे ही सेम नई वाली कीमत में से पुरानी वाली कीमत घटा देंगे तो चेंज आ जाएगा किसका? प्राइस का, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P। तो ये हो गया डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन P। अब मैं अगर इसको मैथमेटिकली ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऐसा आ जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इनटू में P अपॉन Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला किसका? प्रोपोर्शनेट मेथड का। तो अगर प्रोपोर्शनेट मेथड से हमको क्या निकालना है? ES निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, तो कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्राइस जो था 10 रुपये था, तो सप्लाई उसकी होती थी 400 क्वांटिटी की। अब प्राइस चेंज हो गया 5, यानी कि प्राइस कम हो गया, तो सप्लाई भी कम होकर हो गई 200 क्वांटिटी की। तो हमें निकालना है ES। तो ES का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू में P अपॉन Q। तो डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस Q, और डेल्टा P कैसे निकालेगा? P1 माइनस P इंटू में P अपॉन में Q। अब Q1 क्या है? नई वाली डिमांड, तो नई वाली डिमांड कितनी है? 200। और पुरानी वाली डिमांड Q क्या है? पुरानी वाली डिमांड, तो पुरानी वाली डिमांड कितनी है? 400। ऐसे ही P1 क्या है? नई वाली कीमत, तो नई वाली कीमत कितनी है? 5, और पुरानी वाली कीमत कितनी है? 10। इनटू में पुरानी वाली कीमत P कितनी है? 5 अपॉन Q कितना है? 400। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 200 माइनस 400 तो माइनस 200 अपॉन 5 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? -5 इंटू में 5 अपॉन 400। तो माइनस से माइनस कट गया, 200 पंजे 1000 बटे में 5, 400 2000, तो काटेंगे इसको, आ जाएगा आंसर 0.5। तो ES कितना हो गया? 0.5।
अब इस 0.5 का मतलब क्या है, इस पॉइंट का 5 का मतलब है 50%। अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो 50% होगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यदि सप्लाई या फिर प्राइस 1% चेंज हो गया तो सप्लाई हमारी 50% चेंज हो जाएगी। अगर 1% प्राइस कम या फिर ज़्यादा हो गया तो हमारी सप्लाई 50% ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ये है इसका कंक्लूजन, इसे कहते हैं मांग की लोच। अब यहाँ पर हमें पता चला कि प्राइस कम या फिर ज़्यादा होने से सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी 50%। तो इसका मेजरमेंट जो हमको बताता है वो बताता है क्या, पूर्ति की लोच। इस वाले चैप्टर में हमको यही समझना है। अनुपातिक विधि हमने कर लिया, अब करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड। चलिए अब देखते हैं लास्ट दो टॉपिक इस चैप्टर के, ज्योमेट्रिक मेथड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमने ये समझ लिया अनुपातिक विधि, प्रोपोर्शनेट मेथड। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कितनी कोटियां हैं या कितनी कैटेगरीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, या कि इनको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है ES इक्वल टू 1, यूनिटरी या फिर इकाई लोच। इकाई लोच क्या होती है? इकाई लोच होती है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में भी होगा। तो चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू चेंज इन प्राइस। तो अगर 10% का चेंज प्राइस में हुआ है तो 10% का ही चेंज सप्लाई में भी होगा, ठीक है। और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो जब भी आप प्रोपोर्शनेट मेथड से या फिर ज्योमेट्री मेथड से निकालोगे आंसर और आंसर आएगा 1, तो उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर पूर्ति की इकाई लोच। नेक्स्ट है ES इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? अब आप जब आंसर निकालोगे तो यही 3-4 आंसर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या 1 से कम आएगा, या 1 आएगा, या 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 से ज़्यादा का क्या मतलब है कि 1 से ज़्यादा का मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। आपकी सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा, प्राइस में कम चेंज होगा। तो सप्लाई में मान लेते हैं प्राइस में आपका 10% का चेंज हुआ तो सप्लाई में आपके ज़्यादा चेंज होगा। कितना? 10 से ऊपर 12 या फिर 15% ले लेते हैं, आंसर कितना आएगा? 1.5। तो जब आपका आंसर 1 से ज़्यादा आए तो उसको कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटी या फिर इकाई से अधिक लोचदार। और इसकी परिभाषा क्या है कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा होगा। ES इज लेस देन 1, इसी का अपोजिट है बिल्कुल, क्या? ES इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में अगर 10% का चेंज हुआ है तो हो सकता है सप्लाई में 8% का ही चेंज हो, आंसर आएगा इसका 0.8। तो जब आप आंसर हमेशा 1 से कम आए तो वो वाली इकाई लोच होती है कौन सी? ES इज लेस देन यूनिटरी, इकाई से कम लोचदार। इसकी परिभाषा क्या है? और कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से। ES इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या है? 0 कब हो सकता है भैया? तो 0 तब होगा कि जब आप प्राइस कितना भी चेंज करो, प्राइस आप कितना भी चेंज करो, सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं होती है। जैसे मेडिसिन्स होती हैं, अब मेडिसिन्स आदमी उतनी ही खाता है जितनी उसको ज़रूरत है। किसी को अगर 10 गोली चाहिए तो वो 10 गोली ही लेगा, ऐसा नहीं कि खरीद के रख लेते हैं बाद में खाएंगे, एक्सपायर हो जाएगी क्या करोगे खरीद के, है ना। तो इस तरह की सप्लाई को कहते हैं क्या? ज़ीरो इलास्टिक। ज़ीरो इलास्टिक का मतलब कि जब सप्लाई सेम रहती है चाहे प्राइस उसका कुछ भी रहे,
ठीक है, और दवाइयाँ कितनी भी महंगी हो, जिसको लेनी होगी वो लेगा ही, तो इसलिए उसकी सप्लाई उतनी ही जाती है जितनी डिमांड रहती है, और कभी भी चेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसको कहते हैं ज़ीरो इलास्टिक, कि प्राइस में कितना भी चेंज हो उसकी सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है ES इक्वल टू इन्फिनिटी, परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस में बिल थोड़ा भी चेंज हुआ तो उसकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हो सकता है प्राइस में अगर 1% का चेंज हुआ है तो सप्लाई में उसकी 100% का चेंज हो जाए, दुगनी हो जाए बिल्कुल, तो इसको कहते हैं अनंत परिवर्तित हो जाना, इन्फिनिटी चेंज हो जाना सप्लाई में। तो इस तरह की स्थिति जब आती है तो उसको कहते हैं क्या, ES इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये 5 तरह के काइंड्स हैं किसके, ES के। पूर्ति की लोच को इन 5 तरीकों में बांटा जा सकता है। अब इसको ज्योमेट्रिक मेथड से देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो ES इक्वल टू 1, जब आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बिल्कुल सेंटर से शुरू होगा, बिल्कुल सेंटर से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा, तो उसको कहते हैं हम ES इक्वल टू 1। जब ग्राफ सेंटर से शुरू होगा बिल्कुल, तो वहाँ पर पूर्ति की लोच होगी क्या, 1। लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 ES, तो ग्राफ हमेशा O और Y एक्स पे, यानी कि Y एक्स से शुरू होगा और ऊपर तक जाएगा, उसको कहते हैं ES इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ES लेस देन 1, जब ग्राफ X एक्सिस से शुरू होगा, ठीक है, Y एक्सिस से अगर शुरू होगा तो ES ग्रेटर देन 1, X एक्सिस से शुरू होगा तो ES लेस देन 1। ES इक्वल टू 0, 0 का ग्राफ हमेशा सीधा खड़ा रहता है, यानी कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहती है, प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, इसका प्राइस P से P1 हो गया लेकिन क्वांटिटी इसकी सेम रही, ठीक है। तो इस तरह के जब भी ग्राफ बिल्कुल सीधा हो तो वहाँ पर ES 0 रहता है। ES इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्वांटिटी अपने आप चेंज होती है, क्योंकि प्राइस में अगर ज़रा सा भी चेंज किया तो क्वांटिटी में इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है कीमत के साथ साथ, कीमत के समानांतर। तो प्राइस इसका सेम रहता है, क्वांटिटी इसकी चेंज होती रहती है। तो जब ग्राफ बिल्कुल ऐसा सीधा जा रहा होगा तो वो होती है स्टेज कौन सी, ES इक्वल टू इन्फिनिटी। ये है जियोमेट्रिक मेथड किसको निकालने का, पूर्ति की लोच को निकालने का। सेंटर से गया ES 1, Y एक्सिस से गया ES ग्रेटर देन 1, X एक्सिस से गया ES लेस देन 1, बिल्कुल सीधा रहा क्वांटिटी के तो ES इक्वल टू 0, और प्राइस के बिल्कुल सीधा रहा तो ES इक्वल टू इन्फिनिटी। ये है पूर्ति की लोच के प्रकार, या फिर कितने प्रकार की पूर्ति की लोच हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो सकती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट कौन कौन से करेंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इनपुट्स। नेचर ऑफ इनपुट्स का मतलब क्या है, तो नेचर ऑफ इनपुट्स अगर है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इनपुट्स का मतलब है फैक्टर्स जो उत्पादन करने में काम आते हैं, ठीक है। गेहूं का उत्पादन करने के लिए गेहूं का बीज काम आते हैं, ठीक, और कुर्सी का उत्पादन करने के लिए लकड़ी का काम आता है। तो ये सभी क्या होता है, इनपुट्स होते हैं। जूते का उत्पादन करने के लिए रेक्सीन या फिर चमड़े का काम आएगा, धागे का काम आएगा, तो ये इनपुट्स होते हैं। तो अगर इनपुट्स हैं नॉर्मल जो आसानी से मिल जाते हैं, तो क्या होगा, उनकी सप्लाई होगी क्या, लोचदार होगी। और अगर उनके इनपुट्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं तो उनकी सप्लाई क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, ठीक है, बहुत अधिक लोचदार होगी, कि अगर प्राइस जरा सा भी चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। नेचुरल कंसंट्रेट्स, ये क्या होता है, जितनी भी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी रहती हैं। अब जैसे कुर्सी है, कुर्सी के उत्पादन के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, और लकड़ी कहाँ से आएगी, लकड़ी आएगी प्रकृति से। तो अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई कुर्सी की बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और लकड़ी हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि बहुत कम हो जाए, नई लकड़ी का उत्पादन करना पड़े। तो नई लकड़ी के उत्पादन के लिए तो बहुत सारा समय जाएगा, पेड़ बनेगा वो, तब जाके हम उसको काटेंगे।
तो ये होते हैं नेचुरल कंसंट्रेट्स। जो भी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई रहती हैं उनकी पूर्ति होती है अधिक लोचदार, और जिनके नहीं रहेंगी वो रहती है कम लोचदार। रिस्क टेकिंग, जोखिम लेने की क्षमता। किसी प्रोड्यूसर में अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, वो चाहता है कि मैं रिस्क ले लूँगा, तो वो क्या करेगा, कम क्वांटिटी कम प्राइस पे भी ज़्यादा क्वांटिटी वो बेच सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगी, अधिक लोचदार रहेगी, मोर इलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब कि है कि अगर वो है खत्म होने वाली नाशवान वस्तु है, खत्म हो जाएगी कल या परसों में, तो वो क्या होगी, उसकी सप्लाई क्या रहेगी, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार। और अगर वो नाशवान वस्तु नहीं है, उसका वेट कर सकते हैं, तो वो जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा तब तक उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो वो क्या रहती है, कम लोचदार। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी कॉस्ट कम आएगी प्रोडक्शन की, उसकी सप्लाई क्या रहेगी, अधिक, और जिसकी कॉस्ट क्या रहेगी, हायर रहेगी, उसकी सप्लाई क्या होगी, कम। टाइम फैक्टर। अगर किसी चीज़ को हम भविष्य पे टाल सकते हैं, आज ना यूज़ करके कल यूज़ कर सकते हैं, या फिर कल उसको सप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या रहेगा, अधिक, और जिन पे नहीं कर सकते उनको क्या रहेगी, कम लोचदार। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, अगर वो बहुत अच्छी है तो उसकी सप्लाई क्या रहेगी, अधिक लोचदार। अगर प्रोडक्शन की नहीं है अच्छी तो उसकी क्या रहेगी, कम लोचदार। ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, अगर क्वेश्चन आता है कि अफेक्टिंग फैक्टर्स लिखो, तो हमें यही लिखने हैं 4-5 पॉइंट, और इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, कम लोचदार, अधिक लोचदार, क्योंकि हम जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तब तक हम कैसे परसेंटेज बता सकते हैं, इसीलिए कम लोचदार, अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। तो ये है चैप्टर पूर्ति का, क्लोज हो गया। ये सप्लाई का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।